हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट को, विच इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, और ये सब आपका रिलेट रहने वाला है। ये सब आपका जो हम कवर करेंगे विच इज रिलेटेड टू योर एम लक्ष्मीकांत बुक। ठीक है, तो इस बुक में हम पूरा A to Z सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो दिस इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या जानने वाले, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, कैसे इंडियन पॉलिटी की यहाँ पे शुरुआत होती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33 एंड 1853। इन तीनों ही चार्टर एक्ट्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये वीडियो। So this is going to be something about me. I have been into this field from the past 6 years. I have been educator at an academy as well. So start करते हैं about the introduction. Introduction की शुरुआत या फिर इस जो पॉलिटी है, हमारे पॉलिटी की शुरुआत होती है from the 1600s। ठीक है, ऐसा शुरुआत नहीं होगी पॉलिटी की, बट इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो जानना जरूरी हो जाता है। ये जो पार्ट है बेसिकली पार्ट तो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, बट कहीं ना कहीं ये आपके पॉलिटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, तो इसलिए हमें ये जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, EIC, आप सभी लोग इसका नाम बचपन से सुने हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एक चार्टर ग्रांट किया जाता है बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा इन्हें चार्टर ग्रांट किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट किए जाते हैं फॉर ट्रेडिंग विद द ईस्ट। ईस्ट मतलब जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन से ईस्ट में जब आप जाएंगे तो उससे ईस्ट में जो भी चीजें आ जाती हैं, दैट इज चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो इन सभी से ट्रेड करने के लिए यहाँ पे बेसिकली इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर ग्रांट किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं एक्सक्लूसिव राइट यहाँ पे ग्रांट किए जाते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली क्या है कि इसको यहाँ पे एश्योरेंस दिया जाता है कि कोई और यूरोपियन कंपनी या फिर कोई और ब्रिटिश कंपनी ईस्ट जो एशिया है उसके साथ यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। अब इनके पास क्या है, यहाँ पे फ्री हैंड है। नाउ दे कैन डील और दे कैन ट्रेड विद द ईस्ट एशिया, ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज दे वांट टू। जो भी यहाँ पे ये करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम इन 1765 कंपनी को यहाँ पे मिल जाते हैं दीवानी राइट। अब अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को यहाँ पे कवर किया है तो आप सभी जानते हैं इस टाइम पीरियड तक आपकी बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस टाइम पीरियड में बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको बंगाल, बिहार और ओडिशा में यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं कि वो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं विद मिनिमल अमाउंट ऑफ फीस पेइंग टू द जो मुगल एम्पायर हो जाता है उसको यहाँ पे एक बहुत छोटा सा अमाउंट पे करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो बंगाल, बिहार एंड ओडिशा मतलब इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें वहां पे ये ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कंपनी की जो पावर है वो ग्रो होती चली जाती है, काफी पैसा कमाती है ये कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा कमाए और उससे ब्रिटेन को फायदा ना हो। देखो बहुत फायदा होता है ब्रिटेन को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनको फुल फ्लैश सपोर्ट यहाँ पे दे रही होती है। तो इस वजह से आप देखेंगे ये कंपनी काफी अच्छे से यहाँ पे फ्लरिश कर जाती है। फिर उसके बाद आता है टाइम पीरियड ऑफ 1857, जब फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी होती है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन होता है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि यहाँ के लोग रिजेंटमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। दे डोंट वांट ईस्ट इंडिया कंपनी इन देयर प्लेस। तो यहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे आफ्टर 1857 जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल चला रही थी, अब धीरे धीरे वो किसके हाथ में चला जाता है, दैट इज ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे इन सभी को यहाँ पे चीजों को अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका सीन है जब यहाँ पे दीवानी राइट्स मिल जाते हैं फ्रॉम द मुगल्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, जब यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया के काफी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या फिर प्रिंसेस हैं, जो आपके जो जितने भी बेसिकली राजा महाराजा हो जाते हैं, वो यहाँ पे रिजेंटमेंट में उतर आ जाते हैं किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे आफ्टर 1857 चीजें काफी तेजी से चेंजेस होने लग जाती हैं। आप देखेंगे इन द
ईयर ऑफ 1885 आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका यहाँ पे ओरिजिन होता है, और वो धीरे धीरे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिजेंट करना स्टार्ट करते हैं या फिर उनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है इन 1934, दैट इज ऑफ एमएन रॉय। एमएन रॉय यहाँ पे माने जाते हैं पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। ये यहाँ पे बात करते थे अबाउट द रेडिकल डेमोक्रेटिज्म की। ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिज्म मतलब इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए बट रेडिकल फॉर्म में, जो एक कम्युनिस्ट कोई भी गवर्नमेंट है इस चीज को यहाँ पे बोलती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे 1946 1947 में इंडिया को आजादी मिलती है। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, और यहां से शुरुआत होती है हमारे आज के जो आधुनिक भारत हो जाता है, जो मॉडर्न इंडिया हो जाता है, उसकी शुरुआत वहां से हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की शुरुआत हो जाती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की शुरुआत हो जाती है। सो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द एक बेसिकली एक आउटलाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे धीरे धीरे कैसे ये सारी चीजें इवॉल्व हो जाती हैं। इस टाइम पीरियड के बीच में ही बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए जाते हैं। किन वजहों से लेकर आए जाते हैं वो सब हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, ये टाइम पीरियड था अब 1765 का। यहां पे मैंने आपको बताया कि कंपनी को क्या मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बट ये दीवानी राइट्स मिलने के बाद आप देखेंगे कि कुछ टाइम पीरियड तक कंपनी बहुत अच्छे से यहाँ पे अपने चीजें जो है चला रही होती है, बट बाय द टाइम ऑफ 1768 कंपनी की कंडीशन यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, खराब होने लग जाती है। बिकॉज अब उनका जो मेन फोकस था वो सिर्फ ट्रेड ही नहीं, वो सिर्फ कमर्शियल ही नहीं, पॉलिटिकल फंक्शंस की तरफ ये काफी तेजी से मूव ऑन होना स्टार्ट हो गए थे। काफी सारी वॉर्स इन्होंने फॉट की। ठीक है, मैंने आपको बताया बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी इन्होंने फॉट की। तो इस वजह से जो इनका कमर्शियल एस्पेक्ट है वो काफी तेजी से वीक होने लग जाता है। अब 1768 का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो EIC है, जो अभी तक आपके पॉन्ड प्रोवाइड करवा रही थी, किसको, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट हो जाती है उसको यहाँ पे अभी तक पॉन्ड प्रोवाइड करवा रही थी। बट धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, एंड दे नाउ स्टार्टेड टेकिंग मनी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने यहां से लोन लेना स्टार्ट कर दिया। 1 लाख यूरो का इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि लोन लिया। तो यहां पे लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, चीजों को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडियन कंपनी के जितनी भी मैटर्स हो जाते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए सामने आता है आपका ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन सामने आता है और बोलता है कि आज से आपकी जो चीजें हैं उनको हम रेगुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है 1773 में। तो दिस इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ 1773। यहां पे आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ चीजें प्रॉमिस करती है, कुछ चीजें यहां पे नई लेकर आती है, कुछ नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम से ही समझ में आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट हैज अ वेरी ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एज इट वाज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये यहां पे फर्स्ट टाइम कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। ठीक है, पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरा यहां पे क्या है, इट रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अभी तक आप देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो फुल फ्लेज एक कमर्शियल कंपनी थी, वो धीरे धीरे कमर्शियल से कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में, दैट इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके यहाँ पे चीजें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ भी यहाँ पे ध्यान देने लग जाती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इन्हें कमर्शियल एस्पेक्ट के साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखने के लिए बोल देती है। और यहां पे पहली बार आपका बनाया जाता है जो गवर्नर ऑफ बंगाल था। देखिए, इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इनके टोटल 3 सेंटर्स हुआ करते थे। अगर आप ये इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे इनके टोटल 3 सेंटर्स हुआ करते थे। एक हुआ करता था इन द बंगाल, दूसरा हुआ करता था इन द मद्रास, एंड तीसरा होता था इन बॉम्बे। ठीक है, ये 3 सेंटर्स आपके यहाँ पे हुआ करते थे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल।
बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो रिच सेंटर हुआ करता था दैट इज बंगाल, बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल। यहाँ पे फर्टाइल सॉइल बहुत अच्छी थी, तो उस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल जो फोर्ट विलियम्स के द्वारा कंट्रोल हुआ करता था, वो उसको यहाँ पे बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो पावर है वो जो आपका बंगाल है उसको ज्यादा दे दी जाती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या बना दिया गया दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो आपका बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और इस टाइम पे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं, ही वाज द वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएंगे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है जिसमें आपके 4 मेंबर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऐसा देखेंगे कि 1+4 का स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब एक तो हो जाता है आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इसमें 4 आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, बट कोई सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाई गई है, अभी ध्यान रखिएगा। अभी लॉ मेकिंग पावर्स इन्हें नहीं दी गई है। ठीक है, दे आर जस्ट रेगुलेटिंग द थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे अभी ये कोई लॉ नहीं बना रहे हैं। लॉ अभी भी कहां से बन के आ रहे हैं, लॉ अभी भी बन रहे हैं फ्रॉम द ब्रिटेन इटसेल्फ। ठीक है, तो आई होप ये चीज अभी क्लियर होगी कि अभी सिर्फ यहाँ पे इनको एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई है, मतलब इंप्लीमेंटिंग पावर दी गई है। जो लॉ मेकिंग पावर है वो अभी भी किसके पास है, ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास ही यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट एक एस्टेब्लिश किया जाता है एट फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है ऑफ गवर्नमेंट, जो आपका बंगाल का पार्ट हो जाता है उसका। ठीक है, तो फोर्ट विलियम्स में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है एट कैलकाटा, जो आपका एपेक्स कोर्ट हो जाता है इन 1774। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे एलाइजा इम्पे वॉज द फर्स्ट, कौन हो जाते हैं, दैट इज चीफ जस्टिस यहां पे हो जाएंगे एलाइजा इम्पे ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब और भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो ज्यादा नुकसान हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो किस चीज से हो रहा था, वो हो रहा था बिकॉज ऑफ दीज सर्वेंट्स। ठीक है, ये सर्वेंट्स यहां पे क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, दे हैव स्टार्टेड डूइंग द प्राइवेट ट्रेड। मतलब वो कंपनी के ट्रेड के साथ साथ अपने खुद के पर्सनल ट्रेड में भी इन्वॉल्व होने लगे थे, प्राइवेट ट्रेड में भी इन्वॉल्व होने लगे थे। तो क्योंकि देखो यहाँ पे जो दीवानी राइट ग्रांट किए गए थे ना ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको, ठीक है, जो दीवानी राइट ग्रांट किए गए थे उसमें क्या था कि जो आपके ईस्ट इंडियन कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनसे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, जो आपका मुगल टाइम पीरियड हो जाता है या फिर मुगल जो बाउंड्रीज हो जाती हैं उनमें कोई भी टैक्स जो है इन पे लगाया नहीं जाएगा। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये सर्वेंट्स और प्राइवेट ट्रेड में ये अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसी चीज को फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है कि कोई भी कंपनी का सर्वेंट किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगा। और एक चीज यहाँ पे, जो भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आज के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे रिपोर्ट करेगी अबाउट इट्स रिवेन्यूज। जितने भी इसके रिवेन्यूज हैं, जितने भी इसके सिविल रिलेटेड मैटर्स हो जाते हैं और जितने भी मिलिट्री अफेयर्स हैं, उस चीज को ये यहाँ पे किसको रिपोर्ट करेंगे, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ दे हैव टू रिपोर्ट देयर रेवेन्यू, their civil matters and their military affairs to the court of director, which is going to be the governing body of the company which is established in Britain itself। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रिटेन में आपकी एस्टेब्लिश हो जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ये एस्टेब्लिश कर दी जाती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखिए, क्योंकि ये पहली बार एक्ट था तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्होंने बोला था कि हमारा जो नेक्स्ट एक्ट आएगा दैट शुड बी आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। अब क्योंकि हर रोज तो यहाँ पे इंडियन मैटर्स को देखा नहीं जा सकता, तो 20 साल बाद हम नया एक्ट लेकर आएंगे। बट क्या होता है, क्योंकि ये पहला एक्ट था, कुछ खामियां ऑफकोर्स सी बात हो जाती हैं फर्स्ट एक्ट में, तो आफ्टर द सम टाइम पीरियड यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ कमियां हैं अभी इस एक्ट में। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया था 20 ईयर्स, इससे पहले ही एक और एक्ट लेकर आया जाता है जिसको आप जानते हैं बाय द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।
और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाएगा, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाते हैं। 1781 के एक्ट को आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। So this is Pitt's India Act of 1784. Actually this was a improvement over the Act of 1773, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, उसके ऊपर ये एक इंप्रूवमेंट हो जाता है। और यहाँ पे चेंजेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला ये डिस्टिंग्विश करता है यहाँ पे बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अभी तक हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी दे दिए गए थे, बट अब यहाँ पे दोनों ही चीजों को अलग अलग कर दिया जाता है। मतलब जो भी आपके कमर्शियल फंक्शंस होंगे रिलेटेड टू इंडिया, वो सब संभाले जाएंगे बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो भी पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे संभाले जाएंगे बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शंस ही नहीं, यहाँ पे बाकी जितने भी फंक्शंस हो जाते हैं, चाहे वो आपके मिलिट्री फंक्शंस हो, मिलिट्री मतलब जो भी आपके सिविल या फिर मिलिट्रिकल इश्यूज हो जाते हैं वो हो जाते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी इशू हो जाएंगे वो सब यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा, दैट विल बी बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो मिलिट्री, ठीक है, एंड एज वेल एज योर रेवेन्यू। ठीक है, मिलिट्री एंड रेवेन्यू फंक्शंस जितने भी हैं वो सब यहाँ पे कंट्रोल किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, कमर्शियल बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड पॉलिटिकल बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसके मेंबर्स को कर दिया जाता है 3 पे। अभी हमने इससे पिछले एक्ट में क्या देखा था, दैट इज 1+4 की आपकी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, बट इसको अब 4 को रिड्यूस कर दिया जाता है टू 3। बट तो अब यहाँ पे आपकी जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो जाती है उसमें टोटल कितने मेंबर हो गए, टोटल आपके हो जाते हैं 4 मेंबर्स। 1 इज योर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड अदर 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाते हैं आपके टोटल 4 मेंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन अफेयर्स कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जितने भी इंडिया के अफेयर्स थे वो किसके कंट्रोल में आ जाते हैं, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देखती है कि देखो ये कंपनी जो है अभी भी कुछ अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है चीजों को, तो ये यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट सब कुछ अपने अंडर ले लेते हैं। और यहीं पे जो शुरुआत होती है आपके इंडिया की जो टेरिटरी है आज के बाद से उसे बोला जाएगा, मतलब आफ्टर द एक्ट ऑफ 1784 दैट इज नोन एज द, जितनी भी यहाँ पे जमीन है या फिर जितनी भी आपकी टेरिटरी है उसको ही बोला जाता है द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, मतलब अभी तक जितना भी EIC ने अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था, जितनी भी जमीनों को यहाँ पे गेन किया था, जितने भी आपके एम्पायर्स को लूट किया था, या फिर जितने भी एम्पायर्स को अपने अंडर सबॉर्डिनेट बनाया था, वो सभी एम्पायर अब कहला रहे थे यहाँ पे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, मतलब ब्रिटिश के द्वारा पोजेस की गई वो टेरिटरीज जो इंडिया में हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर यहाँ पे जो गवर्नर्स काउंसिल थी वर एस्टेब्लिश इन मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गवर्नर काउंसिल्स बना दी जाती हैं, कहाँ पे, मद्रास एंड बॉम्बे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द थिंग टिल नाउ। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 चीजों की बात करी थी, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों जो सिस्टम बनाए गए थे इसे जाना जाता है बाय द नेम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको यहां पे क्या बोल दिया जाता है, दैट इज डबल गवर्नमेंट। ठीक है, दिस सिस्टम इज नोन एज द डबल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम कौन से एक्ट के द्वारा यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो दिस इज बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अच्छा, इससे पहले वाले एक्ट में आप देखेंगे कि जो पावर्स हैं वो क्या करी जा रही थी, वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। तो सेंट्रलाइजेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और इसमें आप देखेंगे जो सेंट्रलाइजेशन है, पावर सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो अभी तक पावर आपकी सभी जितने भी आपके यहाँ पे स्टेट्स हो जाते हैं, जैसे कि मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, जितने भी मतलब एरियाज हो जाते हैं ब्रिटिश पोजीशन के अंडर, वो कंट्रोल कर रहे थे। बट धीरे धीरे चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है टुवर्ड्स द गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है 1773 से, और
इसकी जो एंडिंग होती है या फिर सेंट्रलाइजेशन का जो पीक आता है वो भी हम जानेंगे आगे वाले एक्ट्स में। इससे अगला एक्ट कब आएगा? इससे अगला एक्ट आता है दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब ये चार्टर एक्ट आपकी इंडियन पॉलिटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, मतलब जो आपकी लक्ष्मीकांत बुक हो जाती है उसमें नहीं दिया हुआ है, बट वी हैव टू कवर दिस थिंग हेयर एज वेल। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एज सच इंडियन पॉलिटी में कुछ अपना बहुत बड़ा योगदान नहीं देता है, कुछ लॉज यहाँ पे बहुत बड़े कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाते हैं जो इंडियन पॉलिटी में यहाँ पे चीजों को मैनिपुलेट करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, देखिए सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था बाय रेगुलेटिंग एक्ट, और जितने भी आपके पिछले जो चार्टर ग्रांट किए गए थे टू द ईस्ट इंडियन कंपनी, उसमें यहाँ पे क्या था, ईस्ट इंडियन कंपनी को मोनोपोली दी गई थी। ठीक है, पूरे ईस्टर्न एशिया से ट्रेड करने के लिए यहाँ पे ईस्टर्न एशिया या फिर जो ब्रिटेन से ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हो जाती हैं उनसे ट्रेड करने के लिए उसको मोनोपोली दी गई थी। बट अब इस मोनोपोली को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। बट अभी भी देखिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, वाज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंपनी, तो कुछ इन्फ्लुएंस उनका अभी भी है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं ठीक है सर, आप हमारी मोनोपोली खत्म कर दीजिए, बस दो चीजों में हमारी मोनोपोली छोड़ दीजिए। एक तो टी, दैट इज ट्रेड इन ट्री एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, तो टी में अभी भी मोनोपोली किसके पास बची थी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और चाइना में भी, चाइना के साथ ट्रेड करने में भी मोनोपोली किसके पास बची थी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी चीजों में, मतलब अब अगर आपको इंडिया में ट्रेड करना है, अगर अब आपको साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करना है, तो अब कोई भी कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहां से परमिशन ले लेती है तो वो यहाँ पे आके अब ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इन टी एंड एक्सेप्ट इन चाइना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे इस एक्ट में दिया जाता है कि हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज ऑन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन पे आपको 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। और एक और चीज, यहाँ पे कोर्ट कैन कन्विक्ट द यूरोपियन एंड द ब्रिटिश सब्जेक्ट एज वेल। अभी तक क्या हो रहा था, जो भी यहाँ पे कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए थे, मतलब जो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, और भी बाकी आपके कोर्ट एस्टेब्लिश होते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ट्राई कर रहे थे। अब यहाँ पे ये कोर्ट्स ट्राई भी कर सकते हैं और कन्विक्ट भी कर सकते हैं किसी यूरोपियन पर्सन को भी, मतलब अगर कोई ब्रिटिश सब्जेक्ट है, कोई इंडिया में यहाँ पे गलती करता है तो उसको इंडिया में भी यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अभी देखिए एक सेकेंड, अभी यहाँ पे जो यूरोपियंस को ट्राई किया जा रहा है तो ये इंडियन जजेस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये हम देखेंगे आगे आने वाले किसी एक्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ह्यू एंड क्राई होता है, मतलब बहुत चिल्लम चिल्ली होती है भाई, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर ब्रिटेन में, कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट्स को यहाँ पे ब्रिटिश सब्जेक्ट को ट्राई करने दिया जा रहा है। बट अभी नहीं हुई है वो चीज, ठीक है, वो आगे आने वाले टाइम पीरियड में होगी। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ जो ब्रिटिश जजेस हैं, जो ब्रिटिश आपके यहाँ पे लॉ जुडिशरी है, वो यहाँ पे किसको, यूरोपियंस को ट्राई कर सकती है। तो ये परमिशन यहाँ पे आपकी मिल जाती है, बट दैट इज बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है आफ्टर 20 ईयर्स, दैट इज इन 1833। 1833 में आपका नेक्स्ट एक्ट आता है, जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है। ठीक है, दिस वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंटली ये क्या हो जाता है, ये एक फाइनल स्टेप हो जाता है टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। मतलब यहाँ पे अब जो पूरी पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाती है, और वो व्यक्ति कौन होता है, वो होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको यहाँ पे एक उपाधि दे दी जाती है जिसे बोलते हैं आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली इनका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, और जो आपके बाकी दोनों गवर्नर्स होते हैं, दैट इज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है इस गवर्नर जनरल के। ठीक है, तो यहाँ पे उनसे बिल्कुल पावर्स छीन ली जाती हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो भी आपका गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स बिल्कुल छीन ली जाती हैं। मतलब अब लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से निकल के कहां पे आ जाती हैं, इन इंडिया। मतलब अभी तक जो लॉज बन रहे थे वो बन रहे थे ब्रिटेन में, बट अब जितने भी लॉज बनेंगे वो बनेंगे आपके इंडिया में, इंडिया से रिलेटेड जितने भी मैटर्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक
ठीक है। अब एंटायर ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उसके लिए एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास चली जाती हैं, दैट इज टुवर्ड्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जितने भी एक्ट आए थे ना, उसमें जितने भी रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे या फिर जितनी भी लॉज पास किए जा रहे थे, उनको जाना जा रहा था बाय द नेम ऑफ रेगुलेशंस। ठीक है। बट इस एक्ट के बाद, दैट इज आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यहां पे जितने भी आपके लॉज फॉर्मुलेट किए जाएंगे उन्हें अब जाना जाएगा बाय द नेम ऑफ एक्ट्स। ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या है, ये जितने भी लॉज हैं उनको एक स्टेट्यूटरी प्रोविजंस मिल जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक स्टेट्यूटरी ग्रांट मिल जाती है कि भाई देखिए आप यहाँ पे आज से जो भी लॉज बनाएंगे उन्हें एक्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और उनकी उतनी ही पावर होगी जितनी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी गई है। ठीक है। एक ये हो जाता है। फिर यहां पे इट आउटराइटली एंडेड द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। यहां पे क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज को बिल्कुल एंड कर दिया जाता है और इसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में यहां पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर एक चीज यहां पे बिगनिंग होता है ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर की यहां पे बिगनिंग हो जाती है। जो अभी तक जितने भी लेजिस्लेशंस बन रहे थे वो तीनों ही यहाँ पे आपके गवर्नर्स बना रहे थे, दैट इज गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास एंड आपका जो बॉम्बे हो जाता है। ये जो भी लॉ यहाँ पे बना रहे थे वो इन तीनों के द्वारा बनाए जा रहे थे। बट अब जितने भी लॉज बनाए जाएंगे वो सिर्फ एक ही के द्वारा बनाए जाएंगे, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। मतलब यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो भी यहाँ पे ऊपर से लॉज दिए जाएंगे वो इंडिया में जितने भी इनके एरियाज होते हैं वहां पे ये सभी इंप्लीमेंट अच्छे से होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज योर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। ठीक है। मतलब यहां पे अटेम्प्ट किया जाता है टू इंट्रोड्यूस द, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। ठीक है। ओपन कंपटीशन मतलब जिस चीज की आप यहां पे तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विसेज की। ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के लिए यहां पे एक ओपन कंपटीशन की अटेम्प्ट किया जाता है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस यहां पे ये चीज फुलफिल नहीं हो पाती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सोचा था कि हम यहाँ पे इस चीज को लागू कर देंगे, तो वो चीज यहाँ पे बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम इट वाज एन अटेम्प्ट टू इंप्लीमेंट द ओपन कंपटीशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, या फिर टू ब्रिंग द इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन सिस्टम इन इंडिया, ये कौन से एक्ट के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये ध्यान रखिएगा, अभी तक ये चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का एक्ट आ जाता है, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक के जितने भी एक्ट हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट 1853 है और इससे पहले वाला दैट इज 1833। ठीक है। अब 1853 की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये कौन कौन से चेंजेस हो जाते हैं, सबसे पहला चेंजेस है जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो जाते हैं ऑफ EIC, ठीक है, या फिर जो भी आपका गवर्नर जनरल हो जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर जो आपकी गवर्नर जनरल्स काउंसिल हो जाती है। अभी तक ये सारे ही चीजें यहाँ पे अकेले देख रही थी। अब इसके जितने भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं इनको कर दिया जाता है सेपरेट। मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शंस अब अलग हो जाएंगे और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अब अलग डील होंगे। ठीक है। तो मतलब लॉज अलग बनाए जाएंगे और उनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो अलग बॉडी करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पे हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपका गवर्नर जनरल था, मतलब बेसिकली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड कर दिया जाता है और उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए जाते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, इसको यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है। 6 मेंबर्स में से जो 4 मेंबर्स हो जाते हैं वो आपके अपॉइंट होंगे बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये 4 प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने अपने कुछ लोग जो हैं, एक एक लोग यहाँ पे बेसिकली जो
आपका ब्रिटिश की जो गवर्नर जनरल काउंसिल हो जाती है उसमें यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो अब जो है आपकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये यहाँ पे कितने लोग हो गए, टोटल लोग हो जाते हैं दैट इज 1+6, मतलब एक आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा और 4 ऐसे लोग जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ओके, सो और एक और चीज, इस ये जो आपकी बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम था ना, इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है। इसको जाना जाता है बाय द गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये जो पूरी काउंसिल होती है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब जितने भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो ये पूरी बॉडी यहाँ पे देख रही थी। इसको आप एक और नाम से भी जान सकते हैं, दैट इज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये फंक्शन कर रही थी एज द मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब अभी तक देखो जितनी भी आपके पार्लियामेंट थी, जो भी आपकी यहाँ पे पार्लियामेंट थी वो थी ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटेन में। अब यहाँ पे ये जो आपकी पूरी बॉडी है ये एक्ट करती है एज द मिनी पार्लियामेंट, मतलब जितनी भी आपके लॉज हैं वो यहाँ पे आपके बनाए जाते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। इससे पहले वाले एक्ट में हमने एक चीज देखी थी कि फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। अब यहां पे इस ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सो दिस एक्ट, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन इंडिया। ठीक है, एज द बेसिस फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको रिक्रूट करने के लिए यहाँ पे एक ओपन कंपटीशन बेसिकली बना दिया जाता है। और अब इसमें इंडियंस भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, तो मतलब ये इंडिया के लिए भी यहाँ पे ओपन हो जाती है। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है जिसका नाम होता है आपका मैकॉले कमेटी। ठीक है, मैकॉले कमेटी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, जो कमेटी हो जाती है ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, अपॉइंट की जाती है इन 1854 टू इंप्लीमेंट दिस सिस्टम। ठीक है, ओपन कंपटीशन सिस्टम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए ये चीज यहाँ पे करी जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। मतलब ये कि ये जो आपके 4 मेंबर्स हैं ना, ये कैसे ट्रीट किए जा रहे हैं, दीज आर ट्रीटेड लाइक द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। ठीक है, ये लोकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पे ट्रीट किए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लोकल मतलब प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हो जाती हैं मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा की, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है। तो क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहाँ पे इस टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ओके, सो दिस इज द थिंग अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखिए अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ बताया उसमें एक चीज बताई थी कि यहाँ पे जो कंपनी को बेसिकली राइट्स ग्रांट किए जा रहे थे या फिर जितने भी एक्ट आ रहे थे ये हर 20 साल बाद आ रहे थे। ठीक है, हर 20 साल बाद यहाँ पे ये एक्ट लेकर आए जा रहे थे। आपने देखा 1833 में आया, 1813 में आया था। ठीक है, अब 1853 में आया है एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, बाय द एक्ट ऑफ 1853 यहाँ पे कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पोजेशंस हैं उनको बेसिकली क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे एज अ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया की तरह ट्रीट कर रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडियन जो कंपनी थी उसको यहाँ पे राइट्स दे रखे थे कि आप किसी भी टेरिटरी को जो पोजेस करेंगे वो एज अ ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरी के तहत आ जाएगा। ठीक है, बट इस बार बाय द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 यहाँ पे ये जो 20 साल का टाइम पीरियड था ना ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे जो पावर्स हैं वो इसके द्वारा मतलब जो EIC के द्वारा जो भी होल्ड करी जा रही थी उनको यहाँ पे छीन सकती है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, इसके कुछ कारण हो जाते हैं सोशल इश्यूज एंड योर पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे सोशल रिजेंटमेंट और पॉलिटिकल रिजेंटमेंट बहुत तेजी से हो रहा था इंडिया में। तो आप देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में और फॉर दैट से होल ऑफ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं या ऑप्रेसिव पॉलिसीज आप बोल सकते हैं बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट,
जो यहाँ पे चलाई जा रही थी ऑन द इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, जैसे सब्सिडियरी अलाइंस है, जैसे और भी आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो जाते हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, बहुत सारा प्रेशर पुटअप कर रहे थे ऑन द इंडियन पीपल। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये एहसास हो जाता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी को कभी भी यहाँ पे अबॉलिश करना पड़ सकता है, तो इसलिए इनके टाइम पीरियड को अब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया गया कि नेक्स्ट एक्ट कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्ट जो आता है वो आता है इन द एक्ट ऑफ, जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, जिसमें बहुत सारे और बहुत मेजर चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा पार्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, और उसके बाद जितने भी एक्ट्स आते हैं उन सबको यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर ये क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो बाय लाइकिंग द वीडियो। अब आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल, जितने भी हमारी वीडियोस आएंगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी अंडर दिस हेड। ठीक है, ये पूरी आपकी एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर दी जाएगी अंडर द इंडियन पॉलिटी हेड, और यहाँ पे आप पूरी इंडियन पॉलिटी कवर कर पाएंगे A to Z। और देखिए यहाँ पे डॉट कनेक्ट्स हो जाएंगे। अभी तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है, इसलिए कुछ हम यहाँ पे करंट रिलेटेड इश्यूज नहीं लेकर आ सकते हैं, बट आप धीरे धीरे देखेंगे जब हम चलेंगे टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, तो हम यहाँ पे बहुत सारे करंट रिलेटेड इश्यूज भी कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा मानना बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये दैट इज वर्क हार्ड इनफ। ठीक है, आप इतनी मेहनत करिए टू ब्रिंग गॉड टू योर हेल्प। ठीक है, मतलब आप इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपका भगवान ये सोचे कि यार ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो आई मस्ट हेल्प हिम और हर। ठीक है, यहाँ पे उस हद तक मेहनत करिए कि यहाँ पे जो आपका लक है, वो लक, आपकी मेहनत जो है वो लक में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ आपकी गॉड से रिलेटेड हो जाती हैं, दीज आर लक। तो इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि भगवान भी आपकी मेहनत को यहाँ पे लक में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, टू ब्रिंग गॉड टू योर हेल्प, सबसे इंपॉर्टेंटली चीज़ ये यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। अगर कुछ भी सजेशंस हैं प्लीज गिव अस इन द कमेंट बॉक्स, जो भी आपके सजेशंस हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक बटन, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय।